हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने बात किया था कि हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है और एनसीईआरटी सीरीज़ में ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाने का हम लोग ने कमिटमेंट कर दिया है। तो कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करना है। तो क्लास 6 में एक पहला बुक है एनसीईआरटी का क्लास 6 का, जिसमें हमने पहला चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब पहला चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जैसे इसमें हमने देखा कि पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है, खगोलीय पिंड के बारे में, तारा और ग्रह के क्या फीचर होते हैं, नक्षत्र मंडल में बिग बियर, अर्सा मेजर क्या है, सप्तऋषि क्या है, ध्रुव तारा क्या होते हैं, कैसे दिशा का निर्धारण होता है, ग्रह किसको बोलते हैं, प्लैनेट शब्द का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल में हमने अलग अलग ग्रहों और सूर्य और चंद्रमा के बारे में देखा। सैटेलाइट्स के बारे में हमने जाना, उपग्रह के बारे में कि कौन सा मानव निर्मित सैटेलाइट क्या होते हैं और प्राकृतिक सैटेलाइट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमने सीख चुके हैं। और आगे देखेंगे हम लोग कि चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। अध्याय 2 में हम जानेंगे ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसमें हम एक चीज़ बात बता दें कि पृथ्वी दे रहा है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसा है, दोनों ध्रुवों के पास चपटी है। जैसे आप संतरा के शेप देखे होंगे तो संतरा में क्या होता है, बीच में उभरी हुई शेप होता है और ऊपर के दोनों साइड क्या होते हैं, हल्का चपटे होते हैं। तो इसी तरह का लगभग पृथ्वी का भी शेप है, जो भूआब शेप बोलते हैं, उसको भूआब आकार बोलते हैं। जो पिछले अध्याय में हमने वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी ना तो गोल है, ना ही कोई अंडे के आकार जैसा है। चाहे अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का अगर ओरिजिनल शेप पूछा जाए तो वो जियोड शेप में है। जियोड शेप मतलब उसको हिंदी में भूआब शेप कहते हैं, भूआब आकार का बोलते हैं। और ये दोनों ध्रुवों पे चपटी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक बात किया गया है कि जो ग्लोब होते हैं, तो ग्लोब क्या होता है, बेसिकली ग्लोब बहुत जो बड़े ग्लोब होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, वो एक दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। लेकिन कुछ छोटे ग्लोब होते हैं, जैसे बैलून आप लोगों ने देखा होगा किसी के बर्थडे में या फिर कहीं पे फंक्शन में बैलून को कैसे फुलाया जाता है, तो काफ़ी इजीली उसको हम पॉकेट में भी रख के ले जा सकते हैं और बैलून को, और फिर उसमें हवा भर के बड़ा भी बना सकते हैं। तो उसी तरह का जो आता है बैलून ग्लोब आता है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉकेट में रखने जो ग्लोब होता है, गुब्बारे जैसे ग्लोब में जो बैलून जैसे ग्लोब होते हैं, उसको मैं हवा भी भर के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हम हवा निकाल के फिर अपने पैकेट में कैरी कर सकते हैं। तो वो ईजिली होते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा टफ होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो ग्लोब होता है, एक सुई की शेप में एक उसका अक्ष होता है। यहाँ पर जो दिख रहा होगा पिक्चर में, सुई के शेप में एक अक्ष होता है। और इस अक्ष से क्या करते हैं हम, इस अक्ष से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इस अक्ष से 23.5 डिग्री तक दिखे हुए ग्लोब में पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। अब ये पृथ्वी झुकी हुई है और इसी के बेस पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसी तरह हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब की ओर अगर घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। एक काल्पनिक रेखा है, एक क्या है काल्पनिक रेखा। ऐसा कोई पृथ्वी में सुई जैसा कोई शेप है नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा बनाया गया है ताकि इसको दर्शाया जा सके। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि जो काल्पनिक रेखा है ग्लोब को कुछ एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो अलग अलग भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे फिगर से समझने के लिए सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि ये जो बता रहा है काल्पनिक रेखा वो होता क्या है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा सादा पेज पे है, तो ये एक मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब का शेप है। अब इसमें क्या होता है, बीचों बीच एक लाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री को बेसिकली हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कोई पृथ्वी पे लाइन खींचा नहीं गया है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये एक रेखा बनाया गया है ताकि इसे चीज़ों को दर्शाया जा सके। ये होता है विषुवत रेखा। इसके जस्ट ऊपर होता है यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री दक्षिण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा। और मकर रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये चीज़ें बात हो गई, ये क्या होता है, इमेजिनरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। सेम ऐसा ही यहाँ होता है 66.5 डिग्री
दक्षिण की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब ये देखेंगे वृत्त क्यों बोलते हैं, सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि वृत्त क्यों बोलते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये जो है विषुवत वृत्त है, तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है 0 डिग्री है, यहाँ पे पॉइंट जो है क्या 90 डिग्री है, और ये क्या है 80 डिग्री दे रहा है, ये 60 डिग्री, ये 40, ये 20, ये हो गया आपको विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा कितना 0 डिग्री, ये क्या होता है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के साथ ना तो हम नॉर्थ लिख सकते हैं, ना ही तो हम साउथ लिख सकते हैं, ना ही उत्तर लिख सकते हैं, ना दक्षिण लिख सकते हैं, ये बीचों बीच है। और विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे इंपॉर्टेंस काम क्या होता है विषुवत रेखा का कि ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो क्या कर रहा है कि अक्षांश समानांतर रेखा भी कहा जाता है, अक्षांश को क्या बोलते हैं समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। जो भी अक्षांश है कहीं से भी अगर मेजर करेंगे तो एक समान डिस्टेंस दिखाएगा, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच सभी जगहों पे एक समान दूरी ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे ज़्यादा दूरी दिख रहा है, किसी पे कम दिख रहा है। तो ये एक समानांतर रेखाएं भी इसको बोलते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को अक्षांश को दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त होती है वो 0 डिग्री को दर्शाती है, आपको पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। यानी ये जो होता है 0 डिग्री से लेकर ऊपर की तरफ 90 और 0 डिग्री से लेकर फिर दक्षिण की तरफ जो होता है वो होता है 90, यानी टोटल कितने हो गए अक्षांश अगर पूछा जाए तो 90 अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस तरह अक्षांश की संख्या हो जाएगी 90 + 1 विषुवत रेखा जो है, तो इस तरह कितना हो गया टोटल 81 हो गया। अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई 81। और पूछ दे अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखा पूछ दे तो ये 90 डिग्री जो उत्तर है और 90 डिग्री जो दक्षिण है वो क्या है एक बिंदु है, ये ना कि रेखा नहीं है, एक पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 89 + 89 और +1 कौन सा, ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, जो विषुवत रेखा है इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे। तो इसकी टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 179 टोटल हो जाएंगे अक्षांश रेखा। और अक्षांश की संख्या पूछे तो 180 है। यहीं पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज भी किया लोगों को, कहीं कहीं पे दे देगा अक्षांश की संख्या पूछ देगा, अब लिख देगा 181, 182, 183 और 184, कहीं कहीं पूछ देता है अक्षांश रेखा कितनी है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्षांश रेखा और अक्षांश की संख्या इन दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं और हम देखा गया ऐसा कि बहुत लोग 180 मार के चले जाते हैं। अगर अक्षांश रेखा पूछ देता है तब भी 180 मार के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अक्षांश रेखा अगर पूछे तो अक्षांश रेखा सिर्फ 179 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री उत्तर है, 90 डिग्री जो उत्तर है, 90 डिग्री जो दक्षिण है, वो एक बिंदु है ना कि एक रेखा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में जो भी विषुवत के उत्तरी दिशा में उत्तर होंगे, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होंगे उनको क्या बोला जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। और दक्षिण में स्थित होंगे तो समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को लिखा जाता है। इसीलिए उनको डिनोट करने के लिए हम लोग हिंदी में इस तरह उत्तर को ऊ करके लिखते हैं और दक्षिण को द लिख के डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो है कुछ देश के नाम दिया, जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ठीक है। और ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ब्राज़ील, तो ये दोनों जो है सेम अक्षांश पे है, 20 डिग्री अंश पे हैं, अक्षांश के 20 डिग्री अंश पे स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो जो है होरिजेंटो विषुवत के वृत्त के 20 डिग्री अंश के दक्षिण में है। दोनों 20 डिग्री पे है, लेकिन एक दक्षिण में है और एक उत्तर में है। क्या है, दोनों का दिशा अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, आप देखेंगे ये हो गया आपको समझाने के लिए वो बता दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण अक्षांश है, तो मेनली हमने आपको बताया था अभी कॉपी पे बता के पेज पे कि जो 5 होते हैं, मेनली क्या होता है 5 होते हैं। तो यहाँ बनाया भी हुआ है, इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो बीच वाली लाइन है जो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्क रेखा बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते हैं। नीचे वाला जो दक्षिण का जो है 23.5 डिग्री दक्षिण का जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा बोलते हैं।
नेक्स्ट है ये देखेंगे 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश सॉरी, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को नोट भी करते चलेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट नाम पूछ भी सकता है। अब एक याद करने का भी हम तरीका आपको दे देंगे, इसमें पहले इसको समझ लें। इसको बोलते हैं दक्षिण में जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंटार्कटिक वृत्त। अब देखिए एक चीज़ आप नोट किया होंगे कि जो भी ऊपर की जो रेखाओं के नाम है वो बहुत शॉर्ट में है, बहुत कम शब्दों में है। जैसे आर्कटिक हो गया, आर्कटिक अंटार्कटिक कंपेयर में कम शब्दों में है तो ऊपर है। जो कर्क है 2 शब्द में बना हुआ है कर्क, तो ये ऊपर है कि ये और है। और ये मकर रेखा 3 शब्द से बना, मकर रेखा 3 शब्द से बना हुआ है तो ये नीचे है। तो ये याद करने का तरीका, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन ये याद करने का तरीका है कि जो छोटे शब्द में 2 वर्ड में लिखा हुआ है 3 वर्ड में है तो ऊपर होंगे, जो 3 वर्ड और 4 वर्ड वाला होंगे नीचे होंगे। कोई भी चीज़ देखेंगे साइंस में भी जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो उससे भी एक रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। तो ये 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होंगे। अब इसका यूज क्या है, तो इस मैप में एक और चीज़ देखे होंगे, यहाँ पे लिख रहा है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में देखेंगे ग्रीन शैडो वाला जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। यानी ये मकर रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा टेम्परेट जोन होता है। इस एरिया में जो कंट्री जो प्लेस है उसमें तापमान सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधा पड़ती हैं। ठीक है, आगे भी बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें इससे रिलेटेड, उसमें हम बताएंगे कैसे सीधे पड़ती हैं, सूर्य की क्यों पड़ती हैं, इसमें कैसे वो इस पर तापमान ज़्यादा होता है, क्यों होता है। इसमें अफ्रीका जो भी देखेंगे, सहारा वन अफ्रीका, जो थार मरुस्थल, ये सारी चीज़ें जो है इसी में आते हैं, इसी एरिया में आते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन रीजन ये है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे ये जो थोड़ा सा पिंक कलर का दिख रहा है जो साइड एरिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये दोनों होते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होते हैं। तो ये जो पिंक वाला दोनों साइड एरिया दिख रहे हैं ये थोड़ा सा कम, इसके कंपेयर में ग्रीन वाले से कम तापमान में होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया उत्तरी, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब ये हो गया, क्या हो गया, ये थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में होते हैं, ये ना ही अधिक गर्म होते हैं ना ही अधिक ठंडे होते हैं, ये थोड़ा सा बैलेंस पर, दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट होते हैं ये पोलर रीजन। पोलर रीजन में क्या होता है, शीत कटिबंध होते हैं, क्योंकि पोलर रीजन हमेशा ठंडा होता है, वहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है और 6 महीने दिन और 6 महीने का रात होता है, और वहाँ पे लगभग बर्फ जमा होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, शीत कटिबंध बोला गया। ये क्या होता है, शीत कटिबंध होता है, जो 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिण गोलार्ध से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री का जो यहाँ पे बनता है, जो पॉइंट हम बताएं यहाँ पे अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश की संख्या में जो बताए हैं कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ पे, तो ये है। और दक्षिण में भी देखे होंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिण में से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये बनते हैं शीत कटिबंध। अब दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तर दिशा में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। इस एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से फिगर भी इसको बना के दिखाया गया है। अब इससे ही डिसाइड होता है कि टेम्परेचर कहाँ का कितना तापमान पड़ेगा, मेन फैक्टर ये होता है। इसके अलावा एल्टीट्यूड का भी बात आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऊंचाई से भी निर्धारण होता है, जैसे हिमालय है इस रीजन में, तो हिमालय के जो ऊंचा चोटी है उस पर जो बर्फ़ जमे हुए हैं, तो उसका एक और कारण है, अलग कारण है, लेकिन मेन कारण अगर सिर्फ सबको प्लेन मान के देखा जाए तो मेनली यही कारण है टेम्परेचर का, क्योंकि सनलाइट के इफेक्ट के कारण भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सनलाइट के इफेक्ट से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे वहीं बात किया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, विषुवत वृत्त जो 66.5 डिग्री उत्तर से में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी विषुवत ध्रुव। अब इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, या फिर उत्तर ध्रुव वृत्त कह लीजिए, या दक्षिण ध्रुव वृत्त कह लीजिए, या फिर आर्कटिक वृत्त कह लीजिए, या फिर अंटार्कटिक वृत्त कह लीजिए, दोनों नाम सेम है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध को आपको हमने समझा दिया कि सबसे अधिक उष्मा कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय पे। शीतोष्ण क्या होता है, मिक्सचर होता है, इस क्षेत्र का बीच वाला होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। शीत कटिबंध क्या होता है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें क्षितिज यानी तिरछी पड़ती है और उस पर धूप ज़्यादा नहीं पड़ता है तो बहुत अधिक ठंड होता है, जिसको शीत कटिबंध कहते हैं। आपको इस बारे को समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है, आपको देखेंगे देशांतर क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, देशांतर का यूज क्या है। ठीक है, अक्षांश का तो समझ गए कि तापमान का निर्धारण करने के लिए हम लोग अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं, अक्षांश रेखाओं से उसके तापमान को डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि देशांतर क्या है। तो देशांतर क्या है,
देशांतर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सिर्फ अक्षांश रेखा है जिसे, तो इस तरह सर्किल से हम नहीं ना बता सकते हैं। अगर बोल दिए कि 23.5 डिग्री अक्षांश जैसे पे कोई जगह है, तो 23.5 डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री तो एक पूरा लाइन है, तो वो पूरा लाइन पे थोड़ा होगा, कहीं एक जगह होगा। पॉइंट कैसे दर्शाएंगे? तो किसी भी चीज़ को मान लीजिए जैसे पॉइंट दर्शाना है तो ऐसे और ऐसे, तो दोनों कट करेगा जहाँ पे, वहाँ पे वो पॉइंट हो गया। तो उस तरह हम लोग उसको हेल्प के लिए हम लोग क्या देशांतर रेखाओं को भी बनाए हैं। हालांकि ये इमेजनरी लाइन है, ये कोई एग्जैक्ट वहाँ पे पृथ्वी पे है नहीं। तो देखेंगे यहाँ ध्यान से कि कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, नाम याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन में आया